नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना के तथ्यों पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा हादसा जिसने पलक झपकते ही कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी डैम नाव हादसे की। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की खबर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम, मौसम की मार और उस दिन की अफरा तफरी की एक बहुत ही गहरी केस स्टडी है। तो चलिए पूरे सम्मान और संवेदनशीलता के साथ इस हादसे के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। इस पूरी त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब सामने आया जब रेस्क्यू टीम के गोताखोर गहरे पानी में डूबी उस क्रूज बोट तक पहुंचे। उन्होंने वहां एक महिला के शव को निकालने की कोशिश की, लेकिन शव अपनी जगह से हिला ही नहीं। और जानते हैं, जब उन्होंने करीब से देखा तो क्या पाया? वो माँ अकेली नहीं थी। उसने अपने 4 साल के छोटे से बेटे को सीने से इस कदर चिपका रखा था कि मौत के बाद भी वो अलग नहीं हुए। माँ और बेटा दोनों एक ही लाइफ जैकेट में बंधे हुए थे। दिल्ली का ये परिवार वहां छुट्टियां मनाने गया था। पिता और बेटी तो किसी तरह बच गए, लेकिन ये माँ बेटे हमेशा के लिए उस डैम में समा गए। अब तक इस हादसे में जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है वो 9 का है। जी हाँ, 9 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। राहत की बात सिर्फ इतनी सी है कि 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। और ये 9 का जो आंकड़ा है ना, ये हमें इस बात का सीधा एहसास कराता है कि ये घटना असल में कितनी भयानक थी। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातें साफ कर लेते हैं। भाग 1, बरगी डैम त्रासदी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने इस डैम में ये क्रूज बोट चल रही थी, जिसे 2006 में बनाया गया था और इसकी क्षमता 60 यात्रियों की थी। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो वाकई चौंकाने वाली है। नाव पर आखिर कितने लोग सवार थे, इसे लेकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। टूरिज्म विभाग के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो 29 टिकट कटे थे और 2 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 31 लोग। लेकिन जो लोग इस खौफनाक मंजर से बचकर आए हैं, उनका दावा बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक बोट पर करीब 40 लोग थे। इसमें वो छोटे बच्चे भी शामिल थे जिनके टिकट नहीं लगते। तो क्या ये ओवरक्राउडिंग यानी क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाने का मामला था? ये फिलहाल जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। एक जानलेवा सफर। 30 अप्रैल की वो एक आम सी शाम कैसे अचानक जिंदगी और मौत की जंग में बदल गई, आइए इसे समझते हैं। उस दिन का टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। शाम ठीक 4 बजे बोट किनारे से निकलती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल, म्यूजिक बज रहा है, लोग हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद हल्की बारिश शुरू होती है, तो लोग भीगने से बचने के लिए निचले डेक पर चले जाते हैं। लेकिन शाम 6 बजते बजते मौसम ने अचानक एक भयानक करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। कैप्टन ने करीब 1 घंटे तक बोट को किनारे लाने की पूरी जी तोड़ कोशिश की। यहाँ तक कि किनारे खड़े लोग भी हाथ हिला हिलाकर उन्हें वापस लौटने का इशारा कर रहे थे। लेकिन हवा का जोर इतना था कि खमरिया आइलैंड के पास किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर एक जोरदार लहर आई और वो बोट पलट गई। भाग 3, लाइफ जैकेट को लेकर मची अफरा तफरी। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर शायद आपको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि जब पानी बोट में भरने लगा तब वहां जो हुआ उसने इस हादसे को और भी खतरनाक बना दिया। ये सीधा एक प्रत्यक्षदर्शी यानी सर्वाइवर का बयान है। संगीता कोरीजी बताती हैं कि सफर शुरू होते वक्त किसी को लाइफ जैकेट पहनने के लिए नहीं दी गई थी। जब बोट में पानी भरने लगा और मौत सामने नाचती हुई दिखी, तब जाकर क्रू ने जैकेट्स बांटना शुरू किया। अब आप खुद सोचिए, उस पैनिक के माहौल में क्या हुआ होगा। जान बचाने के लिए लोगों में धक्का मुक्की हुई, भगदड़ मच गई और इसी अफरा तफरी के बीच वो बोट पलट गई। सेफ्टी गियर देने में ये जो देरी हुई ना, ये एक बहुत ही क्रूशियल और जानलेवा विफलता साबित हुई। एक और सर्वाइवर तनिष्का सेन का ये अनुभव तो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहती हैं कि नाव कुछ ही पलों में पलट गई और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें नीचे की तरफ खींच रहा है। उस गहरे पानी की अंधी ताकत का हम और आप यहाँ बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तनिष्का तो किसी तरह इस भंवर से निकल आई, लेकिन ये बताते हुए दिल भारी हो जाता है कि उनकी माँ ज्योति सेन इस हादसे का शिकार हो गई और अपनी जान नहीं बचा सकी। ऐसी ही एक और रुला देने वाली कहानी रियाज हुसैन जी की है। उन्होंने अपने बेटे के साथ पानी में कई घंटों तक संघर्ष किया। सोचिए, एक पिता के लिए वो वक्त कैसा रहा होगा। उनके बेटे को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उनकी पत्नी का अब तक कोई अता पता नहीं है।
अपनों के छिन जाने का जो ये इंतजार और अनिश्चितता है ना, ये किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। अब इस घटना के बाद जो सरकारी बयान आए हैं, उनका न्यूट्रल होकर विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ हमें दो अलग-अलग पक्ष दिखते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री का कहना है कि लाइफ जैकेट का पूरा इंतजाम था और अगर कोई भी लापरवाही सामने आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी वो सिस्टम के फेलियर को जांच के दायरे में रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे हादसे को एक सीजनल साइक्लोन यानी अचानक आए मौसमी बदलाव का नतीजा बताया है। तो बात बिल्कुल साफ है, इस पूरी घटना को मानवीय लापरवाही और कुदरत का कहर, इन दोनों ही एंगल से देखा और परखा जा रहा है। भाग 4, रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के बाद शुरू हुआ एक बेहद मुश्किल बचाव अभियान। रात के उस घने अंधेरे और तेज बारिश ने इस काम को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया था। पूरी रात चले सर्च ऑपरेशन के बाद जैसे ही सुबह हुई, बचाव कार्य में पूरी ताकत झोंक दी गई। एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देखने को मिला। एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी की 11 ग्रेनेडियर्स यूनिट और एनडीआरएफ के बेहतरीन गोताखोर करीब 60 से 70 जवानों ने मिलकर नर्मदा के उस गहरे, ठंडे और पथरीले पानी में उतरकर जिंदगियों की तलाश शुरू की। ये दिखाता है कि इस संकट से निपटने के लिए कितने बड़े मैनपावर की जरूरत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया। उस भारी भरकम डूबी हुई बोट को गहरे पानी से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम, पोकलैंड मशीनें और हैवी क्रेन बुलाई गईं। गोताखोरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के अंदर बोट के मलबे से मोटी मोटी स्टील की केबल्स बांधीं और फिर मशीनों की ताकत से उस बोट को पानी के अंदर ही धीरे धीरे करीब 30 मीटर तक किनारे की तरफ खींचा गया। नदी के नीचे बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से ये काम बहुत ही धीमा और मुश्किल भरा था। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। भाग 5, वो सवाल जिनके जवाब का हमें और आपको सबको इंतजार है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जवाबदेही तय होना अभी बाकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री जी की तरफ से जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि कोई भी मुआवजा किसी भी परिवार के उस खालीपन को कभी नहीं भर सकता। तो अंत में ये कुछ चुभने वाले सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वाकई मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं था? जब किनारे से लोग लगातार खतरे का इशारा कर रहे थे तो कैप्टन ने नाव वापस क्यों नहीं मोड़ी? सबसे बड़ी बात, लाइफ जैकेट्स को तब तक क्यों नहीं दिया गया जब तक कि पानी गले तक नहीं आ गया? और आखिर उस बोट पर असल में 31 लोग थे या 40? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब उन रोते बिलखते परिवारों को हर हाल में मिलने ही चाहिए, वरना कौन जाने कल फिर कहीं कोई और नाव पलट जाए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए।